हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामपुर। हम हैं कलम से क्रांति। कैसे हो आप लोग? क्या हालचाल है आप लोगों के? आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप ऑलरेडी पढ़कर बैठे हो तो आपकी वो चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों ने टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं, मतलब न्यू हैं आप लोगों के लिए, है ना। तो जल्दी से फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिए, जुड़ जाइए, जिससे बाकी सारे स्टूडेंट्स भी इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख सकें। और एक पेपर और पेन लेकर ज़रूर बैठ जाना, क्योंकि आप लोगों को ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों ने कितना स्कोर किया या कितना स्कोर नहीं किया। और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा हुआ है? पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा हुआ है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के ऑफिसर्स और सर्वेंट्स को अपॉइंट करने की जो पावर होती है वो किसके पास होती है? हमारे सीजीआई के पास, पार्लियामेंट संसद के पास, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री के पास, या प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के पास? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए, हमारे सेंट्रल लेवल पर हायर ऑफिशियल्स की जो अपॉइंटमेंट नियुक्ति की जाती है वो किसके थ्रू की जाती है? प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा है कि जो आपका आर्टिकल 19 है, आपको जो वो 6 फ्रीडम देता है, 6 स्वतंत्रताएं देता है, वो कब सस्पेंड होते हैं, कब निलंबित होते हैं? जब एक्सटर्नल एग्रेशन हो, बाह्य आक्रमण हो, जब इंटरनल इमरजेंसी हो, आंतरिक आपातकाल हो, जब मार्शल लॉ लगा हो, सेना विधि लगा हो। तो जरा बताइए मैम को कि इसका सही जवाब क्या होगा। जल्दी से बता दीजिए फटाफट कि इसका सही जवाब क्या होगा। देखो, जब हम आर्टिकल 19 की बात करते हैं तो आर्टिकल 19 आपको कितने फ्रीडम देता है? 6 फ्रीडम देता है, ठीक है। जब भी हमारे देश के अंदर इमरजेंसी लगती है तो आपसे आपके फंडामेंटल राइट छीन लिए जाते हैं, वो सस्पेंड हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? वो सस्पेंड हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं, क्योंकि हमारे इन फंडामेंटल राइट्स के रिस्ट्रिक्शंस भी साथ साथ दिए हुए थे। अब जब भी इमरजेंसी लगती है तो आपके 2 आर्टिकल्स तो कभी नहीं सस्पेंड होते हैं, वो है 20 और 21। चाहे आपकी एक्सटर्नल इमरजेंसी लगी हो, बाह्य आपातकाल, चाहे आपकी इंटरनल इमरजेंसी लगी हो, आंतरिक आपातकाल, इन दोनों ही केस में आपका आर्टिकल 20 और 21 तो सस्पेंड नहीं होने वाला। लेकिन जो आर्टिकल 19 होता है, आर्टिकल 19 केवल तभी सस्पेंड होता है जब एक्सटर्नल इमरजेंसी लगती है। इंटरनल के टाइम पर आर्टिकल 19 भी सस्पेंड नहीं होता। तो मैम, अगर आपसे पूछे कि इंटरनल के टाइम पर कौन कौन से आर्टिकल सस्पेंड नहीं होते, अगर आपसे पूछें कि इंटरनल के टाइम पर, आंतरिक आपातकाल के समय कौन कौन से आर्टिकल सस्पेंड नहीं होते, तो आपका आंसर हो जाएगा 19, 20 और 21। ये तीनों के तीनों आर्टिकल सस्पेंड नहीं होते हैं। तो अब आ जाओ ज़रा क्वेश्चन पर। जब भी एक्सटर्नल एग्रेशन हो, बाहर से आक्रमण हो, बाहर से आक्रमण मतलब एक्सटर्नल इमरजेंसी का ही एक फैक्टर है, बाह्य आपातकाल का, तो इस टाइम पर आपका आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाएगा। जब इंटरनल इमरजेंसी लगी हो, आंतरिक आपातकाल, तो आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होता, क्योंकि वो केवल एक्सटर्नल के टाइम पर होता है। जब मार्शल लॉ लगा हो, सेना विधि लगी हो, तब भी आपका आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाता है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 34 के अंदर ये बात कही गई है कि जब भी किसी एरिया के अंदर मिलिट्री रूल लगता है, सेना विधि लगती है, तो वहाँ के लोगों के फंडामेंटल राइट्स भी सस्पेंड हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3 हो जाएगा। तो सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। ज़रा पढ़िए। तो पहली स्टेटमेंट क्या है कि हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात लिखी हुई थी कि हम एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट का गवर्नर, राज्यपाल नियुक्त कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि कन्वेंशन कहता है कि गवर्नर सेम स्टेट से बिलोंग नहीं करना चाहिए जहां वो अपॉइंट हुआ। तीसरा कहता है कि द प्रेसिडेंट, जो हमारा प्रेसिडेंट है, वो सीएम को कंसल्ट करेगा जब भी वो किसी स्टेट का गवर्नर अपॉइंट करेगा। तो बताइए ज़रा ध्यान से पढ़कर कि इस स्टेटमेंट का आंसर क्या होगा।
बताइए बताइए जल्दी से। बताइए जल्दी से कि इसका आंसर क्या होगा। देखो, जब हम पहली स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है कि हम एक ही व्यक्ति को दो या दो से ज़्यादा स्टेट का गवर्नर जो है वो अपॉइंट कर सकते हैं, नियुक्त कर सकते हैं। लेकिन ये बात हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, मूल संविधान में नहीं थी, ये हमने बाद में ऐड करी थी थ्रू 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956। तो जो पहली वाली स्टेटमेंट है मैम वो हो गई है गलत। कन्वेंशन ये कहता है कि गवर्नर उस स्टेट से बिलोंग नहीं करना चाहिए जिस स्टेट का वो गवर्नर अपॉइंट किया गया, नियुक्त किया गया। तो दूसरी वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एज पर कन्वेंशन हमारा प्रेसिडेंट हमारे स्टेट के सीएम को एडवाइस लेगा, कंसर्न करेगा जब भी वो किसी स्टेट का गवर्नर अपॉइंट करेगा। तो थर्ड वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड एंड थर्ड, दैट मीन्स सी इज द राइट ऑप्शन। आपने देखा कि वन ऑप्शन तो पक्का पक्का गलत है, तो आप स्ट्राइक आउट करना शुरू कर दो, एलिमिनेशन मेथड लगाना शुरू कर दो। भाई ए भी गया, बी भी गया और डी भी गया, तो आंसर क्या बच गया, सी इज द राइट आंसर। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि इनमें से कौन सी क्वालिफिकेशन गलत है फॉर बीइंग अ जज इन द सुप्रीम कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनना है तो इनमें से कौन सी क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए, कौन सी योग्यताएं नहीं होनी चाहिए। पहला कि इट इज़ कंपल्सरी टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, कि ये ज़रूरी है कि वह भारत का नागरिक हो। ही शुड बी अ रिस्पेक्टेड ज्यूरिस्ट इन द आइज ऑफ पार्लियामेंट, वह संसद की नज़रों में सम्मानित न्यायवादी हो। ही मस्ट बी अ जज इन द हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 5 years, वो कम से कम 5 साल हाई कोर्ट में एज अ जज काम किया हो। ही शुड बी अ लॉयर इन द हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 10 years, वो कम से कम हाई कोर्ट में 10 साल के लिए वकील रहा हो। ज़रा जल्दी से मैम को बता दीजिए कि इसका सही जवाब क्या होगा। जल्दी बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट, कौन सी क्वालिफिकेशन रॉन्ग है। देखिए ज़रा, ये बात बिल्कुल सही है कि वो सिटीज़न ऑफ इंडिया हो, भारत का नागरिक हो, पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही। वो रिस्पेक्टेड ज्यूरिस्ट, सम्मानित न्यायवादी तो ज़रूर होना चाहिए, लेकिन वो संसद की नज़रों में सम्मानित न्यायवादी नहीं होना चाहिए। वो प्रेसिडेंट की नज़रों में, राष्ट्रपति की नज़रों में सम्मानित न्यायवादी होना चाहिए, ना कि पार्लियामेंट। आप लोगों ने देखा कि आप लोग अगर रट कर जाएंगे तो ऑप्शंस देखकर कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि एक वर्ड को चेंज कर दिया कि पार्लियामेंट की जगह प्रेसिडेंट लगा दिया, सॉरी प्रेसिडेंट की जगह पार्लियामेंट लगा दिया, मैम ने उल्टा बोल दिया। ठीक है, तो सेकंड वाली स्टेटमेंट हो गई गलत। वो हाई कोर्ट में जज रहा हो, कितने साल, 5 साल। हाई कोर्ट में वकील रहा हो, कितने साल, 10 साल। तो ये थर्ड और फोर्थ वाली क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए। तो आपसे पूछा है कौन सी आवश्यक नहीं होती, तो बी वाली, क्योंकि वो गलत है। वहाँ प्रेसिडेंट होना चाहिए था, ना कि पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अच्छा चलिए, यहाँ देखिए, यहाँ क्या पूछा है आपसे कि इनमें से कौन से राइट्स हैं विच आर अवेलेबल टू फॉरेनर्स इन इंडिया। इनमें से ऐसे कौन से राइट हैं जो फॉरेनर्स के लिए अवेलेबल हैं, बताइए। राइट टू एडुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन, बताइए।
बताइए जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, जब हम बात करते हैं राइट टू एजुकेशन की, तो राइट टू एजुकेशन कौन से आर्टिकल में आता है? 21A में। ये आपके फॉरेनर्स को अवेलेबल होता है, आरटीआई अवेलेबल नहीं होता। तो केवल कौन सा फॉरेनर्स को अवेलेबल होता है? सिर्फ और सिर्फ पहले वाला। दैट मीन्स आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा है? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, गलत स्टेटमेंट है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट गवर्नर ऑफ स्टेट? राज्यपाल से संबंधित कुछ कथन दिए हुए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। हमारा गवर्नर स्टेट लेजिस्लेचर को बुला सकता है, प्रोरोग्स प्रावधान कर सकता है और स्टेट की विधानसभा को डिसॉल्व कर सकता है। वो 1/6 मेंबर्स नॉमिनेट करता है विधानसभा में, वो राज्य वित्त आयोग का गठन करता है और उसकी रिपोर्ट सौंपता है राज्य की विधायिका को। डिस्ट्रिक्ट के जजेस की नियुक्ति गवर्नर राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं। बताइए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है? देखो, जिस तरीके से जो काम सेंटर में प्रेसिडेंट करता है वही काम स्टेट में कौन करता है? गवर्नर, राज्यपाल करता है। तो विधायिका को समन मतलब क्या होता है? बुलाना, और प्रोरोग मतलब सेशन को सस्पेंड करना। तो जब सेशन को बुलाएगा गवर्नर तो उसे खत्म भी कौन करेगा? गवर्नर। तो ये काम कौन करता है? गवर्नर। और वो चाहे तो विधानसभा को डिसॉल्व भी कर सकता है, विक्टित भी कर सकता है। तो पहले वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। वो 1/6 मेंबर नॉमिनेट करता है विधानसभा में। यहाँ विधानसभा की जगह क्या होगा? विधान परिषद होगा, काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब तो विधानसभा में नॉमिनेशन वाला क्राइटेरिया खत्म हो गया, वरना पहले एक एंग्लो इंडियन को राज्य की विधानसभा में नामित करने की पावर हमारे गवर्नर के पास होती थी, राज्यपाल। जिस तरीके से लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस नॉमिनेट होते थे, उसी तरीके से स्टेट की विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन नॉमिनेट होता था। पर अब तो वो 104 अमेंडमेंट से खत्म हो गया है। तो जो 1/6 मेंबर्स नॉमिनेट होते हैं वो विधान परिषद के होते हैं, काउंसिल के होते हैं, ना कि विधानसभा के होते थे। जैसे सेंटर का फाइनेंस कमीशन, इंडिया का वित्त आयोग राष्ट्रपति गठित करता है हर 5 साल में, उसी तरीके से राज्य का वित्त आयोग हर 5 साल में गठन करने की जो पावर होती है वो गवर्नर, राज्यपाल के पास होती है। हमारे डिस्ट्रिक्ट जजेस की, जिला न्यायाधीशों की अपॉइंटमेंट, नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? गवर्नर के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। तो आपसे पूछा था कौन सी स्टेटमेंट गलत है, तो मैम बी वाली स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा है? ऑन हुज एडवाइस प्रेसिडेंट रूल, ऑन हुज एडवाइस प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज्ड इन अ स्टेट। अगर किसी स्टेट के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाना हो तो किसकी सलाह से लगाया जाता है? विधानसभा, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, सीएम, मुख्यमंत्री, या फिर गवर्नर, राज्यपाल के द्वारा। जल्दी से मैम को प्रेसिडेंट रूल का आर्टिकल भी बता दीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर भी बता दीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जोश कम नहीं रहना चाहिए तुम लोगों में, फटाफट आंसर दे दो कि सही आंसर क्या होगा इसका, तो आप 100% रिजल्ट दे सकते हैं। देखो, जब भी किसी स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, संवैधानिक तंत्र अच्छे से नहीं चलती तो किसी स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, जिसे हम स्टेट इमरजेंसी, राज्य आपातकाल भी कहते हैं। और ये प्रेसिडेंट रूल कौन से आर्टिकल की हेल्प से लगता है? तो मैम ये लगता है आर्टिकल 356 की हेल्प से। सभी लोग जल्दी से कमेंट में फटाफट आर्टिकल लिखकर दिखाएंगे कि कौन से आर्टिकल के थ्रू प्रेसिडेंट रूल लगता है। तो आर्टिकल 356 के थ्रू प्रेसिडेंट रूल लगता है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, सीएम, चीफ मिनिस्टर या फिर गवर्नर। तो गवर्नर चाहे तो भी एक स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट को बोलकर क्या लगवा सकता है? इमरजेंसी लगवा सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, राज्यपाल।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जुडिशियल रेस्ट्रेंट? जुडिशियल रेजिस्ट्रेट का मतलब, रेस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है? अच्छा क्वेश्चन है। जजेस शुड एक्सपैंड देयर रोल इन सोशल पॉलिसी मेकिंग, या जजेस शुड ओवरस्टेप टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल, जजेस शुड नॉट इंडल्ज इन लॉ मेकिंग, या प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल वैल्यू शुड नॉट इन्फ्लुएंस द जुडिशियल ओपिनियन। जुडिशियल रेस्ट्रेंट, न्यायिक संयम का अर्थ क्या होता है? कि न्यायाधीशों को सामाजिक नीति निर्माण में अपनी भूमिका का विस्तार करना चाहिए, व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना चाहिए, न्यायाधीशों को कानून बनाने में शामिल नहीं होना चाहिए। बताइए, रेस्ट्रेंट मतलब क्या होता है? रेस्ट्रिक्ट करना ना। जजेस हम लोगों के अधिकारों को प्रोटेक्ट करे उसे कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म, तो वो बी के साथ चला जाता। लेकिन यहाँ पूछा है कि कहाँ जुडिशरी को अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, कहाँ अपने आप पर संयम रखना चाहिए, कहाँ अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए, तो वो वहाँ कि वो पॉलिसी मेकिंग, लॉ मेकिंग में इंटरफेयर नहीं करेंगे, इंडल्ज नहीं होंगे। और कोई भी जज पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधायिका के अंदर बैठकर किसी भी बिल, किसी भी मुद्दे पर कोई वोटिंग नहीं करता, वो हमारी विधायिका का हिस्सा है ही नहीं। तो आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे पूछा है कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, राज्य की विधान परिषद से रिलेटेड इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? पार्लियामेंट कैन अबॉलिश अ लेजिस्लेटिव काउंसिल इफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द कंसर्न स्टेट पासेस अ रेजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट। अगर किसी राज्य की विधानसभा कहे कि उसे अपनी विधान परिषद को खत्म करना है तो उसे खत्म हमारा पार्लियामेंट, संसद कर सकता है। सच अ स्पेसिफिक रेजोल्यूशन मस्ट बी पास्ड बाय पार्लियामेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी, और ऐसे प्रस्ताव को संसद से विशेष बहुमत से पारित कराना होगा। आपको दो स्टेटमेंट दी हुई हैं और आपको बताना है कि इनमें से दो स्टेटमेंट में से कौन सी सही स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट है। जल्दी से बता दीजिए मैम को। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए कि इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी होगी। जल्दी बताइए। चलिए जल्दी से बताइए, इसका सही जवाब होगा क्या? देखो, हमारी जो विधान परिषद होती है वो स्टेट्स के पास, वो ज़रूरी नहीं है कि स्टेट के पास बाई कैमरल लेजिस्लेचर, द्विसदनवाद होगा ही होगा। जैसे पार्लियामेंट, संसद में तो ये ज़रूरी होता है कि लोकसभा और राज्यसभा फॉर श्योर रहेगा ही रहेगा। लेकिन स्टेट्स की विधायिका में ये ज़रूरी नहीं है, यूनिकैमरल भी रह सकते हैं, वो एक सदन भी रख सकते हैं, विधानसभा। तो ये विधान परिषद को गठन करने की, स्टैब्लिश करने की पावर, इसका गठन करने की शक्ति, या फिर इसे एबॉलिश मतलब इसे खत्म करने की शक्ति जो होती है वो हमारे पार्लियामेंट के पास होती है, संसद के पास होती है। किसके पास होती है? पार्लियामेंट के पास, संसद के पास। तो पहली वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि संसद एक लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद को खत्म कर सकता है अगर स्टेट चाहे तो। लेकिन इसके लिए उन्हें हमारे संविधान में कोई संशोधन करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर विधान परिषद का गठन किया जाता है या विधान परिषद को ख़त्म किया जाता है तो उसके लिए हमारे संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। और हमारे संविधान में संशोधन होता है आर्टिकल 368 के थ्रू, और आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग ही बिल स्पेशल मेजॉरिटी, विशेष बहुमत से पास होता है। लेकिन यहाँ तो मैंने साफ साफ ये कह दिया कि ऐसा कोई भी काम होगा तो वो संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। इसका मतलब वो आर्टिकल 368 के तहत पास नहीं कराया जाएगा। जब पास नहीं कराया जाएगा तो स्पेशल मेजॉरिटी, विशेष बहुमत भी नहीं चाहिए होगी। तो यहाँ स्पेशल मेजॉरिटी की जगह क्या हो जाएगा? सिंपल मेजॉरिटी, साधारण बहुमत। क्या हो जाएगा? सिंपल मेजॉरिटी, साधारण बहुमत। तो जो सेकेंड वाली स्टेटमेंट है वो क्या हो गई आपकी? गलत हो गई। और आपसे पूछा था कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो सिर्फ और सिर्फ पहली वाली स्टेटमेंट ही सही है। ओनली वन इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु डिसाइड्स द रीजनेबलनेस ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस। आपको बताना है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं वो कौन डिसाइड करेगा कि वो रिस्ट्रिक्शन सही है या गलत, पार्लियामेंट, कोर्ट, प्रेसिडेंट या पीएम। जल्दी से बताइए। आप सभी को पता है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, मौलिक अधिकार होते हैं, वो एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, असीमित नहीं होते हैं। एब्सोल्यूट नहीं होते, असीमित नहीं होते, लेकिन वो क्वालिफाइड होते हैं। एब्सोल्यूट नहीं होते, असीमित नहीं होते का मतलब है कि इन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है, इन्हें प्रतिबंध किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? इन्हें प्रतिबंध किया जा सकता है, इन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है। और ये रिस्ट्रिक्शंस लगाता कौन है? हमारा पार्लियामेंट, संसद लगा देता है। लेकिन वो रिस्ट्रिक्शन सही है या गलत है वो चेक किया जाएगा, इसीलिए इन्हें क्वालिफाइड कहा जाता है। जो रिस्ट्रिक्शन संसद द्वारा मौलिक अधिकारों पर लगाई जाती है वो चेक की जाती है कि वो सही है या गलत है, और उसे चेक करने की जो पावर होती है वो हमारे कोर्ट्स के पास होती है, न्यायालय के पास होती है। किसके पास होती है? कोर्ट्स के पास होती है, न्यायालय के पास होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which amendment act has made the advice of the Council of Ministers binding on the President? कौन से अमेंडमेंट के थ्रू हमारी जो मंत्री परिषद की सलाह थी हमारे राष्ट्रपति को जो दी जाएगी वो सलाह बाउंडेड बनाई गई। मतलब हमारे राष्ट्रपति को हमारे मंत्री परिषद की सलाह माननी ही पड़ेगी। ये बात कौन से अमेंडमेंट ने कही? जरा बता दीजिए कि इसका सही जवाब होगा क्या। बिल्कुल, देखो क्या हो जाएगा, 42 और 44 इज दी राइट आंसर। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। 44th अमेंडमेंट एक्ट से ही वो कैबिनेट वर्ड को ऐड किया गया था और उसी से कहा गया था कि प्रेसिडेंट को उनकी सलाह माननी ही पड़ेगी। एक बार रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, लेकिन फिर से आएगी तो राष्ट्रपति को वो माननी ही पड़ेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। आपसे पूछा है कि जो गवर्नर होता है, राज्यपाल होता है, उसके पास कौन कौन से विशेष अधिकार होते हैं कि उसके तहत उसके अगेंस्ट कोई भी आपराधिक कार्यवाही नहीं कर सकते, उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते, दोनों या इनमें से कोई भी नहीं। बताओ सही जवाब क्या होगा। चलो जल्दी से बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। देखो हमारे गवर्नर के पास कुछ प्रिविलेजेस होते हैं, कुछ विशेष अधिकार होते हैं। उनके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं कर सकते, बिल्कुल। उन्हें अरेस्ट नहीं कर सकते, तो बिल्कुल। दोनों के दोनों विशेष अधिकार हमारे गवर्नर के पास होते हैं। सेम ऐसे ही हमारे प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के पास भी होते हैं। आपसे पूछा है कि हमने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL का कंसेप्ट कौन से देश से लिया है? UK, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, US। क्या आप सभी को ये पता है कि PIL क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नाम ही बता रहा है, जनहित याचिका। लोगों के हित में अगर आपका कोई फ़ायदा है या नहीं, जब किसी भी मुद्दे से बहुत सारे कॉमन लोगों को फ़ायदा हो, एट लार्ज लोगों के हित में कोई भी मुद्दा उठाया जाए, दैट इज़ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। उस केस को फाइल किया जाए। जैसे जब भी दिवाली वगैरह आती है तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है तो PIL फाइल कर देते हैं, भाई क्रैकर्स को बैन कर दीजिए, ये कर दीजिए, तो दैट इज़ PIL। आप अगर न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं तो भूषण जी का नाम बहुत आता है कि उन्होंने ये PIL फाइल कर दी, ये PIL फाइल कर दी। तो ये PIL का जो कंसेप्ट था ये हम लोगों ने USA से लिया था, अमेरिका से लिया था, और हमारे देश के अंदर 1980 में उसे इंट्रोड्यूस किया गया था। PN भगवती ने इसको कंसेप्ट को लेकर आए थे। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी रिपोर्ट है जो गवर्नर हमारे स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखता है? आपको बताना है इनमें से कौन कौन सी ऐसी रिपोर्ट हैं जो गवर्नर, राज्यपाल, स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधायिका के सामने प्रस्तुत करता है।
स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट, राज्य लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट, स्टेट फाइनेंस कमीशन, राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट, या ऑल ऑफ द अबव। इनमें से सभी की रिपोर्ट हमारा गवर्नर राज्य विधायिका के सामने रखता है। जल्दी से बता दीजिए कि इसका सही आंसर होगा क्या। जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखो, ये जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, फाइनेंस कमीशन और कैग, ये सब अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं किसे? गवर्नर को, राज्यपाल को, और गवर्नर वही रिपोर्ट, राज्यपाल वही रिपोर्ट राज्य विधायिका के सामने प्रस्तुत करता है। जो कैग होता है वो एक ही होता है, सेंटर की रिपोर्ट वो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति को दे देता है और स्टेट की रिपोर्ट गवर्नर राज्यपाल को दे देता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑल ऑफ द अबव, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा है कि जो पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी होती है, सार्वजनिक उद्यम समिति होती है, उनमें से कौन सा करेक्ट कॉम्बिनेशन होता है मेंबर्स का? बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। जल्दी से बता दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा। आपको ये भी बताना है कि लोकसभा और राज्यसभा से कितने कितने सदस्य होते हैं। देखो, पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमेटी की जब हम बात करते हैं तो पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी के अंदर कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं टोटल, जिसमें लोकसभा के भी मेंबर होते हैं और राज्यसभा के भी मेंबर होते हैं। लोकसभा के कितने मेंबर होते हैं? 15 सदस्य होते हैं, और राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? 7 सदस्य। एक ही जगह आपको 22 दिख रहा है सिर्फ यहाँ, और कॉम्बिनेशन भी सही है कि लोकसभा के 15 हैं और राज्यसभा के 7 हैं। तो आंसर क्या होगा आपका? डी हो जाएगा, डी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाई आर डेप्यूटी सीएम आर अपॉइंटेड? डेप्यूटी सीएम जो उप मुख्यमंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति क्यों की जाती है? कि जब सीएम नहीं है वो सीएम की तरह काम कर सकें, एनवायरमेंटल इश्यूज देख सकें, या फिर वो पॉलिटिकल रीजंस की वजह से, या इनमें से कोई भी नहीं। आपको पता है कि जिस तरीके से डिप्टी पीएम एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, उसी तरीके से डिप्टी सीएम भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, संवैधानिक पद नहीं है। संविधान के किसी भी आर्टिकल में इनका कोई जिक्र नहीं किया गया। इनकी जो नियुक्ति की जाती है वो सिर्फ राजनीतिक कारणों की वजह से ही की जाती है। कि ये बुरा ना मान जाए तो पॉलिटिकल रीजंस की वजह से ही हम अपने डिप्टी सीएम की अपॉइंटमेंट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपसे पूछा है कि इनमें से कौन कौन सी स्टेट, कितनी स्टेट्स हैं जिनके पास यूनिकैमरल सिस्टम है? इनमें से कितनी स्टेट्स हैं जिनके पास यूनिकैमरल सिस्टम है? बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। जल्दी से बता दीजिए मैम को फटाफट इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए पहले समझिए कि ये यूनिकैमरल क्या होता है। यूनि मतलब क्या होता है? वन, जिसके पास एक ही सदन हो। कैमरा मतलब रूम। एक ही सदन मतलब कौन सा? लेजिस्लेटिव असेंबली, जिनके पास सिर्फ और सिर्फ विधानसभा एग्जिस्ट करता है। मैंने अभी आपको इससे पहले वाले क्वेश्चंस में बताया था कि सेंटर में तो ये फिक्स्ड है कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर होगा ही होगा, द्विसदनवाद होगा ही होगा, लेकिन स्टेट्स के पास विश होती है कि उन्हें अपना दूसरा हाउस रखना है या नहीं रखना है। जहाँ 2 सदन एग्जिस्ट करेंगे वहाँ दोनों हाउसेस होंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली
विधानसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद। अब इस लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाने या जो ख़त्म करने की शक्ति होती है वो किसके पास होती है, ज़रा बता तो दो मैम को। वो किसके पास होती है? पार्लियामेंट, संसद के पास होती है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था। तो अभी तक हमारे देश के अंदर 7 स्टेट ऐसी थी जिनके पास बाई कैमरल लेजिस्लेचर एग्जिस्ट करता था, जिसे हम जम्बुक्त के नाम से याद रख सकते थे। मैंने कहा अभी तक, लेकिन जो ये जम्मू एंड कश्मीर है, J&K, ये अब एक यूनियन टेरिटरी बन चुकी है। क्या बन चुकी है? यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। तो ये यहाँ से अब ख़त्म हो गई और अब हमारे पास सिर्फ 6 ऐसे राज्य हैं जिनके पास बाई कैमरल लेजिस्लेचर एग्जिस्ट करता है। जम्मू एंड कश्मीर तो यूटी बन गई, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी, कर्नाटका, तेलंगाना। फिर से बोल देती हूँ मैं, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी, कर्नाटका, तेलंगाना। भाई लिख लेना, कोई भी एग्ज़ाम हो वहाँ क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सी स्टेट है। जहाँ 2 सदन एग्जिस्ट करते हैं तो स्टेट के नाम दे देते हैं और क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इसलिए अब आप याद रखोगे अम्बुक्त के नाम से। टोटल 28 स्टेट हैं, 28 में से 6 ऐसे राज्य हैं जिनके पास बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। तो 28 में से 6 गए तो 22 ऐसे राज्य बच गए जिसके पास यूनिकैमरल है, एक ही सदन है। तो अब बता दीजिए कि आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएगा अब सही जवाब? बी इज़ द राइट आंसर। क्योंकि अगर आपसे पूछते कि 2 सदन वाले कौन से हैं तो 6 राज्य हैं। भाई ये आपसे तो पूछा है कि 1 सदन वाले कौन से हैं, तो 1 सदन वाले कौन से हैं? ये 22 राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। क्या पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा बिल हमारा गवर्नर हमारे प्रेसिडेंट की एडवाइस के लिए रख सकता है? व्हेन अ बिल इज रिजर्व बाय द गवर्नर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, तो हमारे प्रेसिडेंट के पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं? जल्दी से बता दो कि जब भी हमारा गवर्नर राज्यपाल किसी बिल को हमारे राष्ट्रपति के लिए रख देता है तो हमारे राष्ट्रपति के पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं? वो अपनी सहमति दे दें, अपनी सहमति को रोक के रख लें, अपने बिल को रिटर्न कर दें, वापस कर दें, रिकंसिडरेशन के लिए, पुनः विचार के लिए, या ऑल ऑफ दी अबव। सभी के सभी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। जल्दी से बता दो मैम को कि इसका सही जवाब क्या होगा। देखो, जब भी गवर्नर किसी बिल को प्रेसिडेंट के पास रखता है तो उनके पास 3 ऑप्शंस हैं कि वो या तो अपनी सहमति दे दें, जैसे ही वो सहमति दे देंगे वैसे ही वो एक्ट अधिनियम बन जाएगा, या फिर वो अपनी सहमति को विदहोल्ड कर ले, रोक के रख लें, या फिर वो उस सहमति को रिटर्न कर दें, वापस कर दें। और यहाँ अगर रिटर्न करने के बाद फिर से हमारे राष्ट्रपति के पास आएगा, चाहे वो ऐसा का ऐसा आ जाए, चाहे उसके अंदर कोई बदलाव हो, यहाँ राष्ट्रपति बाउंडेड नहीं होता, बाध्य नहीं होता कि हमारे राष्ट्रपति को मानना ही पड़ेगा, एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन सेंटर के केस में अगर हमारा प्रेसिडेंट किसी भी बिल को रिटर्न करता था और वो फिर से हमारे प्रेसिडेंट के पास आता था तो प्रेसिडेंट को मानना ही पड़ता था, स्वीकार करना ही पड़ता था। तो ए, बी, सी तीनों ऑप्शन सही हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ दी अबव इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा एक्ट, कौन सा अधिनियम था जिसके तहत डिप्रेस्ड क्लासेस, अनुसूचित जातियों को सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए गए थे, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिए गए थे। आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा अधिनियम था जिसके तहत डिप्रेस्ड क्लासेस को सेपरेट इलेक्टोरेट्स। देखो, ये सेपरेट इलेक्टोरेट सबसे पहले इंट्रोड्यूस किए गए थे मुस्लिम्स के लिए। किसके लिए इंट्रोड्यूस किए गए थे? मुस्लिम्स के लिए 1909 एक्ट में। और इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करने वाले थे लॉर्ड मिंटो। कौन थे इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करने वाले? लॉर्ड मिंटो।
और इसीलिए लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी कहा जाता है कि ये सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक थे। अब आप पूछेंगे कि मैम ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स क्या होते हैं, तो ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स का मतलब क्या है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम किसी इलेक्शन को लड़ते हैं तो सिर्फ और सिर्फ उन्हें वोट मुस्लिम कम्युनिटी ही कर सकती है, बाकी कोई और नहीं कर सकता। तो उनके लिए अलग से इलेक्टोरेट्स इंट्रोड्यूस कर दिए गए थे, अलग से प्रतिनिधित्व लेकर आ गए थे। तो 1909 से सबसे पहली बार किसके लिए आए? मुस्लिम्स के लिए आए। फिर 1919 वाले एक्ट से और 4 लोगों के लिए इंट्रोड्यूस कर दिए गए, और वो 4 किन किन के लिए इंट्रोड्यूस किए गए? एंग्लो इंडियंस के लिए, ठीक है, यूरोपियंस के लिए, सिख के लिए, और इंडियन क्रिश्चियंस के लिए, ठीक है। इन चारों लोगों के लिए इंट्रोड्यूस किए गए 1919 वाले एक्ट से। फिर 1935 वाले एक्ट से 3 और लोगों के लिए इंट्रोड्यूस किए। किस किस के लिए? वर्कर्स के लिए, जो लेबरर थी, वुमेन के लिए, महिलाओं के लिए, और डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, महिलाओं के लिए और डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए। अब मैम ने सारी बात बोर्ड पर लिख दी। आप कैसा भी क्वेश्चन पूछे आपको आंसर आ जाना चाहिए भाई। क्वेश्चन में पूछा था डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए कौन से ने इंट्रोड्यूस किया, तो डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए कौन से ने इंट्रोड्यूस किया था? 1935 ने। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो राइट टू ट्रेवल अब्रॉड, विदेश जाने का अधिकार, आपको मौलिक अधिकार देता है? 15, 21, 19 या इनमें से कोई भी नहीं? बताइए इसका सही आंसर होगा क्या? कौन सा आर्टिकल आपको विदेश जाने का अधिकार, मौलिक अधिकार देता है? बिल्कुल सही जवाब। विदेश जाने का अधिकार आपका एक फंडामेंटल राइट है, आपका मौलिक अधिकार है। और वो कौन से आर्टिकल के तहत आता है? आर्टिकल 21, 21, जो आपको राइट टू लाइफ, जीवन जीने का अधिकार देता है और आपको पर्सनल लिबर्टी देता है। कौन कौन से देता है? राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी देता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कि जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वो एलिजिबल वोटर्स ही इलेक्ट करते हैं। मनी बिल सिर्फ लोकसभा में आ सकते हैं। वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। हमारा राष्ट्रपति 4 एंग्लो इंडियंस को लोकसभा में नॉमिनेट करता था, नामित करता था। ज़रा जल्दी से बता दीजिए मैम को कि इसका सही जवाब होगा क्या। देखो ये बिल्कुल सही बात है कि जो लोकसभा के सदस्य हैं उनका डायरेक्ट इलेक्शन होता है। एलिजिबल वोटर सेलेक्ट करते हैं कि जिनकी भी उम्र 18 साल है वो लोग वोट कर सकते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सार्वभौम मत अधिकार पर। मनी बिल कहाँ इंट्रोड्यूस होते हैं? लोकसभा में इंट्रोड्यूस होते हैं। बिल्कुल सही बात है मैम ये भी। फिर वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, पदेन सभापति होता है। बिल्कुल सही बात है। अब तक हमारे राष्ट्रपति के पास ये पावर थी कि वो 2 सदस्यों को नॉमिनेट कर सकता था, एंग्लो इंडियंस को, लोकसभा में। तो इसका सही जवाब क्या होगा? डी। डी वाली स्टेटमेंट गलत है, 4 की जगह 2 होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा फीचर फेडरल गवर्नमेंट का नहीं होता? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द फीचर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट? संघीय सरकार से रिलेटेड इनमें से कौन सी विशेषता नहीं होती कि जो गवर्नमेंट की पावर होती है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है अलग अलग स्तर पर सरकार के। सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ पावर प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी दे देती है। स्टेट गवर्नमेंट की अपनी कुछ पावर होती है जिसके लिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट को आंसरेबल नहीं होते। या सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन ऑर्डर्स टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। जल्दी से बताइए कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ऑर्डर्स भी पास कर सकती है।
देखो आपसे पूछा है कौन से फेडरल गवर्नमेंट, ये बिल्कुल सही है कि जो गवर्नमेंट की पावर होती है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है अलग अलग स्तर पर। सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ पावर दे देती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, तो बिल्कुल। स्टेट गवर्नमेंट आंसरेबल नहीं होती है, तो होती है भाई, आंसरेबल क्यों नहीं होगी? तो आंसर क्या होगा आपका? सी हो जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट पास ऑन कर सकती है ऑर्डर्स को, तो बिल्कुल कर सकती है, कुछ में वो स्ट्रांग होती है। यूनियन बजट इज ऑलवेज प्रेजेंटेड इन, जो हमारा बजट होता है वो हमेशा कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में, राज्यसभा में, जॉइंट सेशन में या स्टेट असेंबलीज में? तो बजट को लाता कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर लेकर आता है। बजट को लाता कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री। कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? बजट वर्ड तो यूज ही नहीं किया गया, वर्ड यूज किया गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण, जो केवल कहाँ आता है? सबसे पहले आता है लोकसभा में। और ये राष्ट्रपति की जिम्मेदारी होती है कि वो संसद के दोनों सदनों में जाए, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, जो हमारी दमन एंड दीव की टेरिटरीज थी वो कौन से अमेंडमेंट से हमारी यूटीज बनी थी? आपको बताना है कि दमन, गोवा कौन से अमेंडमेंट से यूटीज बनी थी? बताइए जल्दी से। गोवा, दमन एंड दीव कौन से अमेंडमेंट से? बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और मुझे पता है आप भी कंफ्यूज हो गए होंगे 12th और 14th में, तो जल्दी से बता दीजिए कि कौन से उससे हुई थी। जल्दी बताइए जल्दी से कि 12th होगा या 14th होगा। देखो आपसे क्या पूछा है? गोवा और दमन और दीव का। तो गोवा और दमन और दीव कौन से उससे हुए थे? 12th अमेंडमेंट एक्ट से यूटीज बने थे। लेकिन गोवा अभी क्या है हमारी? गोवा अभी क्या है? हमारी स्टेट है। और 14 से हमारी कौन सी बनी थी? पौडुचेरी। तो कंफ्यूज नहीं होना, इनमें कंफ्यूज हो जाने। 14 से पौडुचेरी और 12 से गोवा, दमन और दीव। अब आ जाते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा हुआ है कि हमारे राज्यसभा को डिसॉल्व करने की पावर, राज्यसभा को विघटित करने की पावर किसके पास होती है? राज्यसभा के सभापति के पास, राष्ट्रपति के पास, संयुक्त बैठक के पास, या इनमें से कोई भी नहीं? जल्दी से बता दीजिए कि इसका सही जवाब क्या होगा। फटाफट बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। बताइए ज़रा जल्दी से। क्या हमारा राज्यसभा डिसॉल्व हो सकता है? राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि वो कैसा हाउस है? परमानेंट हाउस है, एक स्थायी सदन है जो कभी भी डिसॉल्व नहीं हो सकता, जिसका कभी भी विघटन नहीं हो सकता। जब उसे कोई डिसॉल्व ही नहीं कर सकता, वो हमेशा चलती रहती है, तो पावर भी किसी के पास नहीं होगी। तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो आप लोग। आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। बस 1 मिनट देना। तो आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से नन ऑफ दी अबव, इनमें से कोई भी नहीं। जब वो परमानेंट हाउस है, स्थायी सदन है, तो कोई डिसॉल्व इसे विघटन नहीं कर सकता। तो आज हम लोगों ने ये 25 क्वेश्चन डिस्कस किए। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। एक बार चीज़ों को रिवाइज कर लीजिएगा। तब तक आप अपना ऐसे ही ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय एग्जामपुर कर, विजय एग्जामपुर।